अब किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 2 कैंडिडेट खड़े होंगे, 60% वोट पड़ेगा, तो मुमकिन है कि आधा आधा या 40-60 या 30-30 कुछ इस तरह से डिवाइड वो वोट हो। लेकिन अगर 10 लोग खड़े हो गए और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी हैसियत भी नहीं है, वो कहाँ से खड़े हो रहे होते हैं? कहीं से उनको कोई सपोर्ट, कोई पॉलिटिकल बैक उनको मिल रहा होता है जिसके बिना वो खड़े होते हैं। सिर्फ उनकी कीमत उसके लिए लगाई जाती है, किसी को बैठाने की कीमत दी जाती है, किसी को खड़ा करने की कीमत दी जाती है। लेकिन सवाल ये रहा कि इस व्यवस्था के साथ क्या वाकई जमहूरियत हमारे देश में उस मायने में जिंदा है जिसे हम वाकई लोकतंत्र कहते हैं? अब देखिए, इसी साल 2014 में जैसे मैंने बताया 31% वोट मिला, 282 सीटें मिली और सीटों के एतबार से 51.9% हो गया। और उसी साल 19.3% वोट कांग्रेस को मिला। और मौजूदा वक्त में ना कांग्रेस की तरफ से, ना किसी और राजनीतिक दल की तरफ से, ना बीजेपी की तरफ से, ना आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसी कोई आवाज़ हमें सुनाई देती है। रूलिंग पार्टी के लोग अगर ये बात कहें कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, तो फिर इस मुल्क में बसने वाला 18 से 20% मुसलमान कहाँ जाए? उसके वोट की क्या अहमियत होगी? तो इन सारे पस मंजर पर जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगा कि ये व्यवस्था वाकई बहुत खराब है। और बताया जाए कि कैसे लोगों के वोट काउंट को जोड़ करके जो सरकार बनेगी, उससे उनके वोट की अहमियत कितनी ज़्यादा हो जाएगी। सत्यदेव चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद किया यहाँ पर। और यहाँ पर बैठे तमाम लोग बहुत ख़ास इस मायने में हैं कि जो बात यहाँ से निकलेगी फिर वो आगे मल्टीप्लाई होती जाएगी। क्योंकि जब प्रेम जी ने पहली दफ़ा मुझे इस प्रोग्राम के बारे में बताया और जो मौजू था वो बताया, तो मुझे थोड़ी हैरत भी हुई कि पिछले बहुत वक्त में मैंने ये बात नहीं सुनी थी कि बहुमत, सत्य बहुमत को लेकर के कहीं कोई डिबेट हो रही हो, कहीं कोई बातचीत हो रही हो। क्या वाकई जो मैंडेट मिल रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ को वही सच्चा मैंडेट है और उसी के ज़रिए सरकार बनाई जा रही है? इस पर कहीं कोई बात हो रही हो, ऐसा पिछले बहुत वक्त से कम जब से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, ऐसी कोई डिबेट पहले मैंने नहीं देखी। तो इस मायने में आप सब लोग बहुत ख़ास हैं कि आपको लोकतंत्र की, जमहूरियत की, डेमोक्रेसी की फ़िक्र है, तभी आप अपने अपने काम से वक्त निकाल कर यहाँ तक पहुँचे हैं। और अब आप जब यहाँ से जाएंगे, यहाँ की फ़िक्र को आगे बढ़ाते हुए, ये चीज़ मल्टीप्लाई होगी और लोगों के बीच ये बात जब पैदा होगी कि भाई क्या वाकई हमारा जो वोट है वो जब हमने एक बार वोट कास्ट कर दिया, उसके बाद फिर 5 साल के बाद हमें मौका मिलता है, उस बीच हमारे वोट की वैल्यू क्या होती है? तो ये बात शायद आगे बढ़ेगी। और चौधरी साहब जो कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश इस मायने में और आगे बढ़ सकती है, जिसका जिक्र प्रेम जी ने भी किया, शिवा जी ने भी किया, कि अगर वो कंटेस्ट करते हैं किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से और वहाँ से वो जीत जाते हैं, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, तो ये बहस और ताकत हासिल करेगी कि भाई एक शख्स ऐसा है जिसने एक मुद्दे को लेकर के आवाज़ उठाई है और उन्होंने जीत भी हासिल की है, तब उस मुद्दे पर ज़्यादा तरीके से बात हो पाएगी। क्योंकि अभी मौजूदा वक्त में इस पर बहुत मजबूती से इसलिए नहीं कहा जा सकता कि जो रूलिंग पार्टी है वो, या फिर जो पहले रूलिंग पार्टियां रही हैं, उन्होंने मौजूदा व्यवस्था के वो सब के सब बेनिफिशरी हैं। तो इस जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को वो यूज़ करना बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से कैसे जीत हासिल करनी है और जीत हासिल करने के साथ साथ कैसे लोगों के वोट को अलग अलग टुकड़ों में बांट करके उसकी वैल्यू को घटा दिया जाना है। अब किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 2 कैंडिडेट खड़े होंगे, 60% वोट पड़ेगा, तो मुमकिन है कि आधा आधा या 40-60 या 30-30 कुछ इस तरह से डिवाइड वो वोट हो। लेकिन अगर 10 लोग खड़े हो गए और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी हैसियत भी नहीं है, वो कहाँ से खड़े हो रहे होते हैं? कहीं से उनको कोई सपोर्ट, कोई पॉलिटिकल बैक उनको मिल रहा होता है जिसके बिना वो खड़े होते हैं। सिर्फ उनकी कीमत उसके लिए लगाई जाती है, किसी को बैठाने की कीमत दी जाती है, किसी को खड़ा करने की कीमत दी जाती है। अब ये बहस जो है बहुत अहमियत की हामिल है आज जिस पर हम बात कर रहे हैं, और इस पर बहुत वक्त से मैंने नहीं कुछ पढ़ा लिखा था। चूँकि प्रेम जी ने मुझसे कहा तो फिर मैंने इस पर स्टडी करनी शुरू की कि भाई ये बात वाकई कहीं आर्टिकल की शक्ल में मुझे गूगल पे कहीं कुछ मिल जाए, मुझे कहीं कुछ मिल नहीं रहा था। फिर मुझे एक किताब के बारे में पता चला जो 2015 में आई। सलमान खुर्शीद साहब ने वो किताब लिखी, द अदर साइड ऑफ माउंटेन। उस किताब में उन्होंने इस बात का जिक्र किया जो मौजूदा व्यवस्था है उस व्यवस्था से अलग जो प्रोपोर्शनेट की व्यवस्था है जो कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में है। चूँकि हम आज़ाद हुए थे ब्रिटेन से, इसलिए जो व्यवस्था वहाँ पर लागू थी वो हमने अपने आप अप्लाई कर ली और हम उस पर चलते रहे। लेकिन सवाल ये रहा कि इस व्यवस्था के साथ क्या वाकई जमहूरियत हमारे देश में उस मायने में ज़िंदा है जिसे हम वाकई लोकतंत्र कहते हैं? ऐसे वक्त में जब हर एक चीज़ को एक रंग में रंगने की कोशिश हो रही है,
हर एक चीज़ एक ही रंग की दिखाई दे। तो एक बड़ा खूबसूरत सा शेर है, चमन में इख्तिलाते रंग बू से बात बनती है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, और हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। तो जब तक सबका रिप्रेजेंटेशन ना हो जाए, मेरा नाम हुसैन है, तो मुझे इस मुद्दे पर भी मैंने प्रेम जी से कहा कि इस पहली दफ़ा ऐसा है कि पार्लियामेंट में मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन ख़त्म हो चुका है। पॉलिटिकल पार्टीज़ ये कहते हुए मुसलमानों को टिकट नहीं देती कि भाई पोलराइजेशन हो जाएगा। आप सोचिए कि उस वक्त जब मौलाना आज़ाद कंटेस्ट कर रहे थे, उनको भी चुनाव लड़ने के लिए रामपुर जैसी सीट पर जाना पड़ा। उसके बाद के एक आध वाक़यात हैं, मुझे याद है शायद आरिफ मोहम्मद खान साहब को ये थोड़ा सा डिफरेंट है, कुछ अलग तरह के केसेस हो सकते हैं। आरिफ मोहम्मद खान साहब ने कानपुर से इलेक्शन जीता था, जबकि वहाँ पर मुसलमानों की आबादी उतनी ज़्यादा नहीं, 20% थी। मतलब ऐसा नहीं, अपवाद भी हैं, लेकिन बहुतायत आप ये देखेंगे कि मुसलमानों का वोट जहाँ पर है, वहाँ पर अगर जो प्रो मुस्लिम जिन्हें कह सकते हैं आप, जो मुसलमानों के हक की बात कर रही है अगर कोई पार्टी, आज के वक्त में ऐसी बात करना मतलब पॉलिटिक्स में अपने आप को किसी किनारे पर लेके चले जाना है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स की जो जड़ है वो मौजूदा व्यवस्था है दरअसल, क्योंकि कहीं जो इतनी आसानी से अगर ये बात कही जाती है 80-20 80-20, ये क्या हो रहा है? ये लोकतंत्र एक अच्छे और सेहतमंद लोकतंत्र की निशानी है क्या? ये हमें इस पर सोचना होगा कि अगर ये बात इतनी आसानी से हमारे पॉलिटिकल लीडर्स कहते हैं, रूलिंग पार्टी के लोग अगर ये बात कहें कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, तो फिर इस मुल्क में बसने वाला 18 से 20% मुसलमान कहाँ जाएगा? उसके वोट की क्या अहमियत होगी? तो इन सारे पस मंज़र पर जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगा कि ये व्यवस्था वाकई बहुत ख़राब निकली। हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने क्या उस वक्त इस पर कितना सोचा, कितना नहीं सोचा। उससे आगे बढ़कर जब जागे तभी सवेरा वाली बात, तो मैं थोड़े से आंकड़े इस पर आपके सामने रखता हूँ कि कैसे चीज़ें बिगड़ती गईं, और ये मैंने उसी किताब से डेटा लिया है। अब देखिए आप, 2004 का ये डेटा है, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 2004 में कांग्रेस को जो वोट मिला कुल, वो 26.5% वोट मिला। बावजूद इसके उसने सरकार बनाई, 26% वोट के साथ उसने सरकार बनाई। अब आगे आइए, जरा सा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बल्कि 2014 पे आ जाते हैं। 2014 में बीजेपी ने 31% वोट हासिल किया, और इस 31% वोट के जरिए 282 सीटें उसको मिली, और 51% सीट हो गई। जब आप इसको सीटों के एतबार से देखेंगे, वोट के एतबार से 31% है, लेकिन सीट के एतबार से 51% हो गया। समझ रहे बात को आप? ये बड़ी बहुत नाजुक सी बात है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप बहुत खास लोग हैं, क्योंकि आप इस बात को और आगे ले जाएंगे, और ये बात मल्टीप्लाई होते होते लोगों के जहनों तक पहुंचे कि हो क्या रहा है, और कैसे पॉलिटिकल पार्टीज मैंडेट के साथ गेम कर रही, खेल रही हैं। अब देखिए, इसी साल 2014 में जैसे मैंने बताया 21% वोट मिला, 282 सीटें मिली, और सीटों के एतबार से 51.9% हो गया, और उसी साल 19.3% वोट कांग्रेस को मिला, और सीटों के एतबार से सिर्फ 44 सीटें उनको मिली, और सीटों का जब परसेंटेज आप देखेंगे तो सिर्फ 8.1% हो गया। 31% पे 51% सीटें मिल रही हैं, और 19% पर सिर्फ 8% सीटें मिल रही हैं। आप समझ रहे हैं? जो वोट दूसरी तरफ कहीं जा रहा, वो कैसे डेड हो रहा है। हम कहते तो जरूर हैं ये कि एक एक वोट की कीमत है, और पहले मतदान फिर जलपान, लेकिन ये जब आंकड़े की आप स्टडी करेंगे तो आपको लगेगा ऐसा है नहीं, सच्चाई कुछ और है। इसके आगे के सालों में भी आप जरा देख लें, इसके आगे जो नेक्स्ट ईयर के जो वोट्स हैं उनमें भी बहुत अजीब सी स्थिति है। तो कुल मिलाकर के ये जो ख्याल है, इसको लेकर के सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में डिटेल में इसको लिखा, लेकिन दिलचस्प ये है कि उनकी पार्टी भी इस व्यवस्था की बेनिफिशरी रही है, और मौजूदा वक्त में ना कांग्रेस की तरफ से, ना किसी और राजनीतिक दल की तरफ से, ना बीजेपी की तरफ से, ना आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसी कोई आवाज़ हमें सुनाई देती है। एक आवाज़ चौधरी साहब ने इसको लेकर के उठाई है। अब ये आवाज़ हुकूमत के कानों तक पहुँचे और इस पर लोग बात करें। सबसे पहली ज़रूरत यह है कि लोग इस पर डिबेट करें, इस पर बातचीत होनी शुरू हो, कुछ लोग इस पर आर्टिकल लिखें, लोगों तक बात पहुंचे। जैसा कि मैंने कहा कि मैंने गूगल पर जब R&D करने की कोशिश की, आजकल के वक्त में वही बाबा सबसे बड़े हैं, तो वहाँ मैंने कुछ लिख करके जानने की कोशिश की, तो कुछ खास मुझे मिला नहीं। कुछ बहुत सारी स्टडीज़ जो थी वो बाहर की थी, कुछ रिसर्च पेपर्स मुझे बाहर के मिल रहे थे, लेकिन हिंदुस्तान के एतबार से मुझे कोई आर्टिकल बाहर नहीं मिला। तो मैं गुजारिश उन तमाम लोगों से करता हूँ, मैं भी कोशिश करूँगा प्रेम जी कि इस पर कुछ
डेटा कलेक्ट करके इसकी खूबियों के बारे में लोगों को बताया जाए और बताया जाए कि कैसे लोगों के वोट काउंट को जोड़ करके जो सरकार बनेगी उससे उनके वोट की अहमियत कितनी ज़्यादा हो जाएगी। इसमें भी कई सारे फॉर्मूले हो सकते हैं। एक फॉर्मूला तो ये है कि आप मल्टी रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मूले पे जा सकते हैं कि मतलब एक शहर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक रिप्रेजेंटेटिव ना होकर के एक से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। उसमें ये भी अच्छी बात हो सकती है कि जो दूसरे नंबर पर आया है और वो जिन लोगों के वोट से जीता है उनका भी रिप्रेजेंटेशन उसमें जुड़ सकता है। ऐसी कई बातें हैं, लेकिन उससे पहली बात तो यही है कि कम से कम इस व्यवस्था से अलग किसी और व्यवस्था पर बातचीत शुरू हो, उसको आगे बढ़ाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर दो कैंडिडेट खड़े होंगे, 60% वोट पड़ेगा तो मुमकिन है कि आधा आधा या 40-60 या 30-30 कुछ इस तरह से डिवाइड वो वोट को। लेकिन अगर 10 लोग खड़े हो गए और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी हैसियत भी नहीं है, वो कहाँ से खड़े हो रहे होते हैं? कहीं से उनको कोई सपोर्ट, कोई पॉलिटिकल बैक उनको मिल रहा होता है जिसके बिना वो खड़े होते हैं। सिर्फ उनकी कीमत उसके लिए लगाई जाती है, किसी को बैठाने की कीमत दी जाती है, किसी को खड़ा करने की कीमत दी जाती है। लेकिन सवाल ये रहा कि इस व्यवस्था के साथ क्या वाकई जमहूरियत हमारे देश में उस मायने में जिंदा है जिसे हम वाकई लोकतंत्र कहते हैं? अब देखिए, इसी साल 2014 में जैसे मैंने बताया 31% वोट मिला, 282 सीटें मिली और सीटों के एतबार से 51.9% हो गया और उसी साल 19.3% वोट कांग्रेस को मिला। और मौजूदा वक्त में ना कांग्रेस की तरफ से, ना किसी और राजनीतिक दल की तरफ से, ना बीजेपी की तरफ से, ना आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसी कोई आवाज़ हमें सुनाई देती है। रूलिंग पार्टी के लोग अगर ये बात कहें कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, तो फिर इस मुल्क में बसने वाला 18 से 20% मुसलमान कहाँ जाए? उसके वोट की क्या अहमियत होगी? तो इन सारे पस मंज़र पर जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगा कि ये व्यवस्था वाकई बहुत ख़राब है और बताया जाए कि कैसे लोगों के वोट काउंट को जोड़ करके जो सरकार बनेगी उससे उनके वोट की अहमियत कितनी ज़्यादा हो जाएगी।